वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की। तो अंडरस्टैंडिंग एंड डीलिंग विद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं? हिंदी में कहते हैं मनोवैज्ञानिक विकार। मतलब आप कह सकते हैं कोई ऐसी, आप कह सकते हैं ऐसी डिसेबिलिटी जो हमारे माइंड को, हमारे बिहेवियर को, हमारे सोचने महसूस करने के तरीके को क्या कर देती है, डिसऑर्डर कर देती है एक तरीके से। मतलब जो चीज़ ऑर्डर में चल रही थी उसके साथ क्या होगा, आप कहेंगे छेड़खानी हो गई है, वो डिसऑर्डर में पहुंच चुकी है, कुल मिलाकर उसमें कोई दिक्कत या परेशानी हो चुकी है। तो किसी भी प्रकार की आप कहेंगे मेंटल डिसओबीडियंस को आप क्या कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक विकार कह सकते हैं। इस सब्जेक्ट कोड की दो क्लासेस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा दोस्त, एक इंग्लिश मीडियम की होगी, एक हिंदी मीडियम की। बात करें कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स की, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा दोस्त। देखिए, सबसे पहला है आपका सीजोफेरेनिया। सीजोफेरेनिया क्या होता है, यहाँ से कहानी को स्टार्ट करेंगे। एक मेंटल डिसऑर्डर है। फिर हम जानेंगे क्या कारण होते हैं यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर्स के। फिर पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसे आप कहते हैं दोस्तों पीपीडी, ये भी हम जानेंगे। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसे आप कहते हैं एपीडी। ठीक है, कितने सारे डिसऑर्डर हो गए, 1 2 3 4। फिर हम जानेंगे कि डिसऑर्डर्स को ठीक करने में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो साइकोथेरेपीज यूज की जाती हैं उनका क्या मीनिंग होता है। फिर हम जानेंगे फैमिली थेरेपी क्या होती है दोस्तों, और फैमिली थेरेपी कैसे दी जाती है, क्यों दी जाती है। भाई थेरेपी तो आपको पता है एक इलाज का तरीका है, तो फैमिली में ऐसी क्या समस्या आती है जिसके लिए साइकोलॉजिकल फैमिली थेरेपी दी जाती है। तो ये आज की आपकी कंटेंट टेबल हो गई दोस्त। एक महत्वपूर्ण सूचना जो आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ कि कुछ असाइनमेंट जो है आपके वो 31 मार्च तक सबमिट होने हैं दोस्त। लास्ट डेट 31 मार्च है और कुछ की होती है 30 अप्रैल। तो अपने अपने असाइनमेंट की चेक करने की बजाय आप लगभग सारे ही असाइनमेंट 30 अप्रैल तक लगभग जमा जरूर करिए, उसके बाद भीड़ भी हो जाती है। यदि आपको सोल्ड असाइनमेंट की पीडीएफ नहीं मिल रही है लेटेस्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं दोस्त। ये व्हाट्सएप नंबर है। और जून 2025 एग्जाम के लिए हमने लेटेस्ट गेस्ट पेपर भी तैयार कर दिए हैं, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, हमसे ले सकते हैं। क्लियर। अब चलिए आगे बात करते हैं सीजोफेरेनिया की। सीजोफेरेनिया जो है दोस्तों एक सीवर का मतलब होता है बहुत ही गंभीर और साथ साथ क्रोनिक यानी लंबे समय तक चलने वाला मेंटल डिसऑर्डर है। क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय तक, मतलब 1 2 दिन 3 दिन या 1 महीना 2 महीने का नहीं, सालों लग जाते हैं इसे ठीक होने में, क्योंकि ये इफेक्ट करता है लोगों के सोचने का, व्यक्ति के सोचने का तरीका, उसके इमोशंस और साथ साथ उसका बिहेवियर। और मैंने आपको बताया था जो चीज़ बिहेवियर को इंपैक्ट करती है वो डायरेक्टली साइकोलॉजी की श्रेणी में आ जाती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की श्रेणी में वो आ जाती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं भाई, जब आपको सीजनोफेरिया हो जाएगा, फॉर एग्जांपल के लिए, होना नहीं चाहिए वैसे, एग्जांपल के लिए यदि किसी व्यक्ति को सीजोफेरेनिया हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में वो हेलुसिनेशंस, भ्रम, डिल्यूजन्स, या फिर आप कह सकते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, सही से बोल नहीं पाता, और कोग्निटिव इंपेयरमेंट्स, और हो सकता है कि उसे मस्तिष्क संबंधी कुछ इंपेयरमेंट्स की, कुछ मेंटल सपोर्ट की जरूरत पड़े। बात समझ में आई दोस्तों। इसके लिए लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, ऐसा नहीं है 1 2 दिन का। क्रोनिक का मतलब मैंने बताया ना लंबे समय तक, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है। एंटी आप कह सकते हैं साइकोटिक मेडिसिन दी जाती है। एंटी साइकोटिक मेडिसिन कैसे होती है, एंटी मतलब एंटीबायोटिक की तरह, जो किस पे काम करेंगे, आपके डायरेक्टली साइको यानी कि ब्रेन पे काम करेंगे। कुल मिला के प्योरली ड्रग्स ही होते हैं दोस्त। और फिर आता है आपका साइकोथेरेपी, थेरेपी भी चलती है, मेडिकेशन भी चलता है, फिर भी पूरा लाइफ टाइम प्रोसेस रहता है इसके ट्रीटमेंट का, सीजोफेरेनिया का। आगे देखिए दोस्त, आगे देखिए फिर इसके कारण क्या होते हैं। यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर, यूएमडी आप इसको कह सकते हैं। क्या होता है ये यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर्स, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट लो मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, इंपेयर्ड डेली फंक्शनिंग, सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू देयर डेवलपमेंट। अब देखिए दोस्त क्या होता है, लगातार यदि आपका मूड क्या रहता है, लो रहता है, आप उदास रहते हैं, बहुत लंबे समय से आप लगातार क्या रह रहे हैं दोस्त, उदास रह रहे हैं, तो लो मूड आपका रहता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, हर चीज से आपकी रुचि क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। इंपेयर डेली फंक्शनिंग, और ये आपको क्या कर रही है दोस्त, आपके जो रोजाना के काम काज है उसको प्रभावित करें। कुछ लोग आपने देखे ना हमेशा उदास ही रहते हैं, ये वही डिसऑर्डर है दोस्तों। यूनिपोलर मतलब एक, और मूड यानी कि आप कहेंगे स्वभाव, जब व्यक्ति का एक ही स्वभाव हो जाए, वो भी कैसा, पॉजिटिव हो तो टेंशन नहीं है भाई। डिसऑर्डर कब बनता है, किसी भी पॉजिटिव चीज से दिक्कत नहीं होती, नेगेटिव मूड लंबे समय तक बना रहे, इसे हम यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर कहते हैं। क्यों होता है ये भाई, फैमिली हिस्ट्री से, फैमिली हिस्ट्री कुछ ऐसी रही हो, लड़ाई झगड़े की, मारपीट या कोई इंसिडेंट ऐसा रहा हो, या फिर हो सकता है आप देखिए यहाँ पर लिखा है ना न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस, यदि शरीर में कुछ केमिकल्स का इम्बैलेंसेस हो जाए, जैसे कि आपका सेरोटोनिन है ना, नोरेफाइनफ्रिन है, इसके अलावा डोफेनाइन है,
इसके अलावा आप कह सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस सबसे ज्यादा महिलाओं में आपको देखने के लिए मिलेगा। जब आपका स्ट्रेस हार्मोन, जिसे आप एड्रेनलिन भी कहते हैं कई बार, उस हार्मोन में क्या हो जाए दोस्तों, एक और हार्मोन यहाँ पर दिया है कोर्टिसल। कोर्टिसल हार्मोन और कई और हार्मोन है जो हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम करते हैं। यदि उनकी मात्रा कम हो जाए तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रेस को झेलना बहुत ज्यादा दिक्कत वाला हो सकता है। क्लियर, आगे चलिए। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपको उदास रहने पे मजबूर कर रहे हैं। फिर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, लगातार आप क्या सोच रहे हैं, नेगेटिव सोचे जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं हेल्पलेसनेस, आपकी कोई सहायता नहीं करना, पेसिमिज्म या फिर सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद की बुराइयां कर रहे हैं, मैं किसी काबिल नहीं हूं। नेगेटिव लोग जो होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ट्रोमा और स्ट्रेस लंबे समय तक बने रहना, जैसे कि आप देखिए बचपन में आपको बहुत गालियां दी गई हो, नेग्लेक्ट किया गया हो, मार पिटाई की गई हो, वो चीज। सोशल आइसोलेशन, समाज ने आपको बिल्कुल अकेला फेंक दिया है। देखिए क्रोनिक इलनेस है, लॉन्ग टर्म फिजिकल हेल्थ कंडीशन नहीं हो कुछ, मान लीजिए लॉन्ग समय तक आपको, लंबे समय तक कोई ऐसी बीमारी रही है, जैसे मान लीजिए टीबी है, 6-7 महीने इलाज चलता है, तो उसमें आप अकेले ही रहे हॉस्पिटल में, आपको फिर क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स आप भर सकते हैं, तब आपको डिसऑर्डर हो सकता है। एल्कोहल और ड्रग्स है तो ये डिसऑर्डर होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है दोस्त। क्लियर, नेक्स्ट पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब ये पीपीडी क्या है? पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज अ क्लस्टर, आप कह सकते हैं क्लस्टर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मार्क्ड बाय। देखिए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कई क्लस्टर बनाए हुए हैं, तो ये कौन से ग्रेड का डिसऑर्डर? आप कहेंगे सर ए ग्रेड का डिसऑर्डर है। बहुत सारे डिसऑर्डर यहां पर बनाए गए हैं, लेकिन आपसे यहां पर कौन से वाला कहा गया है, ध्यान से समझिए इस चीज का। बहुत सारे डिसऑर्डर है लेकिन ये क्लस्टर ए डिसऑर्डर है। एक्सेसिव डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशन ऑफ अदर्स, मतलब क्या दोस्तों, ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हम बहुत जल्दी से लोगों पर विश्वास नहीं कर पाते। अक्सर ये डिसऑर्डर पता कब होता है? प्यार में बिछड़े प्रेमियों को, क्योंकि एक बार अगर विश्वास टूट गया, धोखा मिल चुका है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या करने लगता है, डिस्ट्रस्ट करने लगता है, अविश्वास उसके अंदर जनरेट हो जाता है, और फिर वो हर व्यक्ति को सस्पेंस की नजर से देखता है, सस्पिशियस नजर से देखने लगता है। बिलीविंग पीपल आर आउट टू हार्म एंड डिसीव देम, उन्हें ऐसा लगता है कि व्यक्ति, सिर्फ लोग जो है, समाज के लोग सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और मुझे धोखा ही देंगे। बात समझ आई? प्रेमियों में आप अक्सर देखेंगे, बिछड़े हुए मजनुओं में। इमोशनल डिटैचमेंट और हॉस्टिलिटी इन रिलेशनशिप, और किसी भी रिलेशनशिप में चाहे वो कोई भी हो, माता पिता भाई बहन कोई सी वाली हो, हर जगह वो इमोशनली जुड़ नहीं पाता है ना के बराबर ही जुड़ता है। ठीक है दोस्त। इसके अलावा आप कहेंगे किसी को माफ करने में बहुत ज्यादा उसे दिक्कत होती है, अगर कोई उसकी इंसल्ट कर दे या फिर धोखा दे दे। कारण क्या हो सकते हैं भाई? माता पिता से मिले हुए कुछ लक्षण, जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, चाइल्डहुड में ट्रॉमा रहा हो या फिर एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस रहा हो, ये कारण हो सकते हैं। ट्रीटमेंट आपको पता है साइकोथेरेपी, जिसे आप कई बार क्या कहते हैं, कोग्निटिव बेस्ड थेरेपी भी कहते हैं आप, सीबीटी। बट इंडिविजुअल आर ऑफन रेसिस्टेंट टू ट्रीटमेंट ड्यू टू द डिस्ट्रेस, और आपको पता है दोस्तों इसका ट्रीटमेंट भी नहीं लेते लोग, क्योंकि डॉक्टर पे विश्वास नहीं होता। भाई जब हमें बीमारी ही यही है कि मुझे किसी पे विश्वास नहीं होता, ये बिल्कुल ऐसा सा है कि मुझे बीमारी यही है कि मुझे दवाई खाती उल्टियां होती हैं और मैं उल्टी की दवाई खा रहा हूं, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी ना। तो यहां पर जब उसे डॉक्टर पे विश्वास नहीं होता तो कई बार वो इलाज करने से भी बचता है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए। अब बात करते हैं अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसे आप कहते हैं एवीपीडी। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज क्लस्टर सी ग्रेड का आपके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसमें क्या क्या होता है, एक्सट्रीम सोशल इनेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म। मतलब क्या है, यदि इन लोगों की कोई थोड़ी सी भी बुराई कर देता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और आप कहेंगे सोशल इनेबिलिटी में होते हैं। लो सेल्फ स्टीम, मतलब क्या है, अपना आत्मविश्वास बहुत ही ना के बराबर इनमें होता है। फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी, और कुछ लोग आपने देखे होंगे जिनका कभी भरता नहीं है, समझते हो, और चाहिए, हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे पास जो है वो अपर्याप्त है। असंतोष जिसे आप कहते हैं, हमारी दर्शन की भाषा में, फिलोसफी की भाषा में आप इसे क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे सर इसे असंतोष की भावना कहते हैं। असंतोष बोले तो डिससेटिस्फैक्शन, किसी भी चीज को एडिक्वेट नहीं मानने, पूरा नहीं मानने। फियर ऑफ रिजेक्शन लीडिंग टू अवॉइडेंस ऑफ रिलेशनशिप, ये क्या करते हैं, हर प्रकार के संबंधों को क्या करते हैं दोस्तों, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, हर चीज को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि जानते नहीं है उस व्यक्ति को, लेकिन सिर्फ इसलिए कि इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मान लीजिए इस कंडीशन में कोई व्यक्ति किससे आप बहुत पसंद करता है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, लेकिन उसे डर लगता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे रिजेक्ट कर देगा। ऐसा सबका तब होता है, मान लीजिए आप बहुत बदसूरत दिखते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, हालांकि ईश्वर की बनाई ही हर आप कहेंगे ह्यूमन समान है, हर व्यक्ति सुंदर है ना, प्रकृति में कोई भी चीज़ गंदी नहीं होती, फिर भी व्यक्ति लो सेल्फ स्टीम में चीज़ मानने लगता है, तो उसे डर लगता है कि कोई उसे रिजेक्ट कर देगा, इसलिए वो रिलेशनशिप में नहीं आता। और याद रखिए हमेशा वो किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता, ना पर्सनल लाइफ में ना प्रोफेशनल लाइफ में। कारण वही हो सकते हैं, बचपन में बहुत ज़्यादा प्रताड़ना की गई हो, बुलिंग किया गया हो, स्कूल में बड़े बच्चे कर देते हैं ना कई बार छोटे बच्चों के, और जेनेटिक आप कहेंगे प्रीडिस्पोजिशन है ना, जेनेटिक्स कारण तो हो सकते हैं। ट्रीटमेंट में फिर वही है, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी जिसे आप कहते हैं, सोशल स्किल की ट्रेनिंग दी जा सकती है, और बहुत सारी चीजें हैं जो दी जा सकती हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है। एक एक क्लास को मिनिमम आपको 2 बार देखना है दोस्त। जब एक एक क्लास को 2-2 बार देखेंगे तो आपका डाउट एकदम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा।
बात करते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी। देखिए जो शॉर्ट टर्म थेरेपी होती है सिर्फ कुछ वीक्स या फिर कुछ महीनों तक चलती है। अगर आप बात करें किस पे ज्यादा फोकस रहता है, स्ट्रेस कम करना हो, ट्रोमा कम करना हो किस चीज का। देखिए ट्रोमा क्या होता है, ट्रोमा इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेस। जैसे मान लीजिए किसी बहुत ही अपने की बहुत ही करीबी की क्या हो गई, आपकी डेथ हो गई, ऐसी कंडीशन में ट्रोमा हो सकता है व्यक्ति को। सॉल्यूशन वही है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी, सॉल्यूशन फोकस थेरेपी, ये हो सकता है भाई जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कीजिए। क्विक रिलीफ गोल क्या होता है, जल्द से जल्द व्यक्ति को राहत पहुंचाना और उसे स्ट्रेस से कोप अप करना सिखाना। माइल्ड टू मॉडरेट जो डिस्ट्रेस होता है दोस्तों, माइल्ड टू मॉडरेट समझते हो, मतलब लोएस्ट से लेके और थोड़ा सा मीडियम लेवल का, हाईएस्ट लेवल को टच नहीं करती थेरेपी क्योंकि शॉर्ट टर्म है, कुछ ही समय के लिए रहेगी, कुछ हफ्तों तक कुछ महीनों तक चलेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी क्या होती है, ये कुछ सालों तक भी चल सकती है। ये ज्यादातर फोकस करते हैं इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज, क्योंकि बिहेवियर एकदम से नहीं बदलता व्यक्ति का, याद रखिए इसमें वक्त लगता है। साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड ने जो थ्योरी दी थी उसका यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। डेप्थ थेरेपी, क्योंकि यहाँ पर फोकस किया जाता है पर्सनैलिटी चेंज करने पे और खुद में जागरूकता लाने पर। क्रोनिक मेंटल हेल्थ किसी की यदि है दोस्त, है ना, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस नहीं, ट्रोमा वाली कंडीशन यदि है तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए क्रोनिक मेंटल हेल्थ कंडीशन है तो वहां पर लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी चलती है, जहां पर बिहेवियरल चेंज करने की जरूरत पड़ती है, पूरे माइंडसेट को चेंज करना पड़ सकता है, पर्सनैलिटी को चेंज करना पड़ सकता है, वहां पर लॉन्ग टर्म तक इलाज आपका चलता है। ठीक है, बात करते हैं फैमिली थेरेपी की और इसकी वेरियस अप्रोचेस की। चलिए, फैमिली थेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी की एक फॉर्म होती है जहां पर फोकस किया जाता है फैमिली के अंदर कम्युनिकेशन अच्छा हो, रिजोल्विंग कन्फ्लिक्ट, जो भी वाद विवाद फैमिली के अंदर हो रहे हैं उनको रिजोल्व किया जाए और फैमिली में रिलेशनशिप को क्या किया जाए दोस्त, बिल्ड किया जाए। मतलब क्या है, फैमिली डायनेमिक्स इंपैक्ट इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ, क्योंकि एक व्यक्ति के व्यवहार पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का पड़ता है, उसके घर में हो रही क्रियाओं का। यदि घर में पूरे दिन सब चै चै मैं लड़ते ही रहते हैं तो उस व्यक्ति के स्ट्रेस में जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हो जाती हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, देखिए सीधी सी बात है भाई, फैमिली में जो इश्यूज है उनको कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको हटाना, लोगों को जो भी फैमिली में लोग रह रहे हैं उनके इमोशनल बॉन्ड्स को मजबूत करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने भी फैमिली क्राइसिस होते हैं, किसी का डाइवोर्स हो गया, कोई लंबे समय से बीमार है या फिर किसी की शराब या फिर कोई गंदी आदत हो गई जुए वगैरह की, उनको छुड़वाना। कुल मिला के किसी भी फैमिली के अंदर जो लोग रहते हैं उनके बीच किसी भी प्रकार की समस्या उसको सोल्व करने के लिए फैमिली थेरेपी दी जाती है। कॉमन टेक्निक्स क्या है दोस्तों, एक होती है आपकी जेनोग्राम्स, जैसे आप कहते हैं मैपिंग फैमिली हिस्ट्री टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, फैमिली के इतिहास को जानकर उनके क्या करना, पैटर्न को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करना। रिफ्रेमिंग प्रॉब्लम्स, हेल्पिंग फैमिली मेंबर्स सी इश्यूज डिफरेंटली, मतलब ये है कि सभी फैमिली मेंबर्स को समझाना, उन्हें दिखाना कि आपकी फैमिली में मेजर इशू यहाँ है, अलग अलग दृष्टिकोण से उन्हें चीज़ों को दिखाना ताकि वो चीज़ों को समझ सके। और बिहेवियरल इंटरवेंशंस तो आपको पता है फैमिली में पॉजिटिव इंटरेक्शन हो, एक दूसरे के प्रति लगाव की भावना को पैदा करना, ये भी जरूरी है, आज के समय में सबसे ज़्यादा है। तरीके क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी है एक, जो कि आपकी किसने दी थी, साल्वाडोर ने दी थी। फोकस ऑन फैमिली रोल्स एंड हायरार्कीज, ये फोकस करती है कि यदि फैमिली के अंदर कोई भी डिसफंक्शनल फैमिली इंटरेक्शन हो रहा है तो उसको क्या करना, ठीक करना। ऐसा नहीं, तुमने देखा होगा अक्सर फैमिली में क्या होता है, जो बड़े होते हैं वो चाहे गलत भी हो अपने आप को सही ठहराने पर लग जाते हैं और इससे फैमिली में विवाद या फिर झगड़े बंटवारे तक की कंडीशन कई बार आ जाती है। तो स्ट्रक्चरल यदि कोई चेंज है, हायरार्की में कोई चेंज करना है तो उसके लिए थेरेपी यूज की जाती है। स्ट्रेटेजिक फैमिली थेरेपी जो कि जे ने दी थी, यूज डायरेक्ट इंटरवेंशन टू चेंज फैमिली बिहेवियर, ये डायरेक्ट इंटरवेंशन है। मतलब यहां पर तो हम क्या करते हैं, सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं चीजों को कि दिक्कत कहां है। यहां पर क्या करते हैं, डायरेक्टली फैमिली में जो भी बिहेवियर गलत लग रहा है उसको डायरेक्टली चेंज करना, इमीडिएट इशू को क्या करना, टारगेट करना, ये होता है आपका स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजी बनाना और अप्लाई करना। फिर आता है सिस्टमैटिक फैमिली थेरेपी, यहां पर फैमिली एज अ इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में देखी जाती है। हेल्प मॉडिफाई रिलेशनशिप डायनामिक्स, और डायरेक्टली फोकस किया जाता है कि यदि फैमिली एक सिस्टमैटिक आप कहेंगे रिलेशनशिप है लोगों के बीच, तो सिस्टम में कोई भी बुराई हो पेचकस लीजिए और ठीक कीजिए, मतलब लोगों के बिहेवियर को ठीक कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कॉग्निटिव बिहेवियरल फैमिली थेरेपी, जैसे कि मैंने आपको बताया था हर बीमारी के लिए सीबीटी यूज होती है, लेकिन इसमें एफ वर्ड लगाया तो ये फैमिली थेरेपी हो जाती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले पहचानना होता है, फिर चेंज करना होता है फैमिली के अंदर नेगेटिव थॉट को, जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सोल्व करना है, कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देना है। ये बेसिक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हर जगह यूज होती है, इस पर स्टार लगा लेना, ठीक है दोस्त। फिर आती है आपकी बोवेनियन फैमिली थेरेपी, ये क्या है, जो कि मुरे ने दी थी। ये एम्फेसाइज करती है डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्फ, बैलेंसिंग इंडिविजुअलिटी एंड फैमिली कनेक्शन। यानी कि देखिए क्या होता है, हर व्यक्ति को फैमिली में रहकर प्राइवेसी चाहिए होती है, वो चाहता है कि मैं फैमिली में भी रहूं और मेरा एक स्वायत्ता ऑटोनोमी है वो भी बनी रहे, तो उन दोनों के बीच में बैलेंस करने काम करती है थेरेपी। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे फैमिली कनेक्शंस हैं, आपको पता है आपके फैमिली के हर सदस्य के साथ एक अलग रिश्ता होगा, तो आपकी एक इंडिविजुअलिटी प्राइवेसी भी होगी, उन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, बैलेंस बनाकर चलना है। क्लियर दोस्त, बहुत बढ़िया। चलिए, तो
तो ये जो आपकी हिंदी मीडियम की क्लास है इसको कराएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए केवल इतना ही। यदि आपको सोल्ड असाइनमेंट पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करें। धन्यवाद।